And once again a very warm welcome. Special transmission हम कर रहे हैं और बात करेंगे अल्ताफ हुसैन की। बानी MQM को लंदन पुलिस ने जमानत पर रहा कर दिया। कल उन्हें इश्तिहाल अंगेज तकरीर के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया था। बानी MQM के गिरफ्तार होने पर कराची में जो एक बात नोट की गई, नजर भी आई, एक्सपेक्टेड भी नहीं थी, मगर कोई हलचल ही नहीं दिखाई दी। कहा एक वो वक्त था कि उनके एक इशारे पर पूरे शहर का कारोबार बंद, सड़कें सुनसान, लोग आके सड़कों में भी जमा हो जाते थे। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखें, कल वो गिरफ्तार हुए लेकिन कराची में जिंदगी उसी तरह रवा दवा रही। वो जमात जिसके वो बानी थे आज उनका नाम भी नहीं लेती। MQM से हमने जिक्र किया कि हम इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इससे बात ही नहीं करेंगे। क्यों गिरफ्तार हुए इस पर बरतानवी अखबार गार्डियन ने तबसरा किया है। वो कहते हैं कि लंदन ने MQM के रहनुमा को अगस्त 2016 में की जाने वाली एक तकरीर की तहकीकात के लिए हिरासत में लिया। बरतानिया अखबार के मुताबिक बानी MQM कई दहाइयों से बरतानिया में खुद साख्ता जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने 1992 में UK में सियासी पनाह ली और बाद में बरतानवी शहरियत भी हासिल कर ली। 2007 में आज के वजीर आजम इमरान खान ने बरतानवी हुकूमत को एक डॉसिये पेश की थी जिसमें मुतालबा किया था कि बानी MQM को दहशत गर्दी के कवानीन के तहत गिरफ्तार किया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। ये वही डॉसिये है जिसका जिक्र मैंने किया था कि इमरान खान साहब ये लेकर 12 मई के बाद बरतानिया आए थे और मुख्तलिफ जगहों पर गए थे और उस वक्त इसकी बड़ी हाइप भी क्रिएट हुई थी। दूसरी जानिब क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के मुताबिक बानी MQM के खिलाफ फिलहाल कोई शवाहिद नहीं मिल सके हैं, लेकिन तहकीकात रुकी नहीं है, वो जारी रहेंगी। पाक से ज़मीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन के साथ आज कोई नहीं खड़ा, सब उनका साथ छोड़ चुके हैं। लेट्स वॉच है। नदीम नुसरत साहब खड़े होते थे, वो साल पहले उनको छोड़कर अमेरिका चले गए। वासे जलील साहब नजर आते थे, वो उन्हें छोड़कर अमेरिका चले गए। फिर अगर पाकिस्तान आइए तो ऐसे मौकों पे सबसे पहले बैरिस्टर फरोग नसीम साहब उनको लीगल एड देने के लिए लंदन रवाना होते थे। आज फरोग नसीम साहब वफाकी वजीर कानून है हुकूमत में, नहीं जाएंगे वो अल्ताफ हुसैन साहब की मदद करने के लिए। आज गवर्नर रशीदुल इबाद यहाँ पर नहीं बैठे जो उनके लिए यहाँ पर जोड़ तोड़ करेंगे, बात करेंगे। आज उनके पास यहाँ पर 51 MPAs नहीं है, 25 MNAs नहीं है, 8 सेनेटर्स नहीं है और यहाँ पर उनका कोई सिस्टम इस तरह का जो कि उनके लिए खड़ा होता था वो नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने बानी MQM की गिरफ्तारी पर कहा कि अल्ताफ हुसैन को बरतानवी इदारों ने गिरफ्तार किया है, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। उनकी बानी MQM की हवालगी के लिए इंटरपोल से राब्ता करने के लिए उनका फिलहाल कोई इरादा नहीं है, यानी ये कोई इरादा नहीं है कि उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं। आज कराची की रोड्स पर भी काफी लोगों से बात की हमारे रिपोर्टर ने कि उनका रिएक्शन क्या। वॉच दैट। उनके हमारे मुल्क के लिए सारे अनासर हैं, ये सरपसंद जो अनासर हमारे हैं दहशत गर्दी के और ये जो मुल्क दुश्मन है, बेस्ट है। मेरा तो ख्याल है अच्छा ही हुआ। जितनी भी अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं बहुत अच्छा काम हुआ है, अप्रिशिएट करना चाहिए इमरान खान को। इमरान खान ने काफ़ी अच्छा काम किया ये वाला, एक वादा तकरीबन इमरान खान ने पूरा कर दिया। मेरे ख्याल में तो मुल्क के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है और तमाम ऐसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं और पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, सबको गिरफ्तार होना चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए। अच्छा है, मुल्क के लिए बेहतर है। जो भी करप्ट हैं, जिनके ऊपर इल्जाम आते हैं, उनको इसी तरह अरेस्ट होना चाहिए, कोई भी हो वो। नहीं सही हुआ, अच्छा हुआ, जो उसने करा उसके आगे आएगा। अच्छा हुआ, अभी वो उन्होंने देर लगा दी पकड़ने में, पहले पकड़ना चाहिए। ये बहुत बेहतर है और इनफैक्ट जो यहाँ पे लोग हैं इनको भी जो है ना प्रॉपर्ली इनको इंगेज करना चाहिए और जो जिन्होंने भी पैसा लूटा है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बहुत बेहतर है भाई, करप्ट को पकड़ना ही चाहिए, जो गलत है उनके लिए जेल ही सही है भाई, मेन दरवाजा यही सही है। रजा हारून साहब लंदन से में ज्वाइन करे हैं, हाफिज तारिक साहब एंकर, सीनियर एंकर भी हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई स्टार्ट विद यू रजा हारून साहब, आप हैं भी बरतानिया में मौजूद, ये मामला क्या हुआ है और कहाँ तक जाएगा?
देखिए फरिया, जैसा कल से एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई है, मॉर्निंग से यहाँ एक अरेस्ट हुई है, 2 घरों पे रेड हुई है। आप बरतानिया में रह के जा चुकी हैं, यहाँ आपने तालीम भी हासिल की है, प्रोफेशनल जर्नलिज्म के हैसियत से आपने काम भी किया है। यहाँ के मामलात और पाकिस्तान के मामलात में बड़ी जो है वो कोई मुमासिलत नहीं है। यहाँ चार्ज उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस जो है वो ये ना कह दे कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इतने एविडेंस हमारे पास हैं कि इस बंदे को चार्ज करके इस पे पब्लिक मनी स्पेंड केस की सूरत में की जा सकती है। अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर कई मुकदमात हैं, कई शको शुबे के हवाले से। डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हेट स्पीच के मामलात हैं, और फिर ये तमाम मामलात पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। हम सब की आप मासूमियत देखें फरिया, कितनी ज्यादा हम लोग मासूम लोग हैं कि एक्चुअल जो ग्राउंड है जहाँ पे ये क्राइम कमिट हुआ है, जहाँ पे उस क्राइम की कमिट होने के बाद एक्सक्यूशन हुई है, 22 अगस्त की अगर आप बात कर रहे हैं और उस मिसाल को लेते हैं कि जिसके हवाले से कल ये सारा मामला खड़ा हुआ था, तो बरतानिया से तो जो एक्शन होना है उसकी तो मुतालबात बाद में करें। मुझे कोई ये बताए कि पाकिस्तान के उसका क्या हुआ। यानी 22 अगस्त को जिधर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस हुई, उसके फौरन बाद वो वायलेंस कमिट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, 2 मीडिया के हाउसेस के ऊपर हमले हुए, आग लगी, तोड़फोड़ हुई, और जहां अगर मैं गलत नहीं हूं, हाफिज तारिक साहब मुझे करेक्ट करें, एक बंदा अपनी जान से भी गया था। तो जिस जगह पे ये पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ कि इंसाइटमेंट, उसके बाद वायलेंस कमिट हो फिजिकली प्रैक्टिकली, वहां पे बहुत से लोग बैठे हुए हों जो उसको ना रोकें, वो उसके अंदर कॉम्प्लिसिट हो जाएं, वो उसके अंदर शामिल हो जाएं, सहूलतकार बन जाएं, और फिर वो एक्ट कमिट भी हो जाए, वहां तो हमने कोई एक्शन नहीं लिया। और हमारी उम्मीद ये है कि जी लंदन में क्या होने जा रहा है, तो जाहिर है लंदन में क्या होगा। लंदन में आज यही हुआ है कि उनको जमानत पे बेल हो गई है उनकी, और देयर इज नो फॉर द मोमेंट उन्होंने उस केस में उनको यही कहा है पुलिस को कि जाइए मजीद एविडेंस, जो हमने न्यूज से देखा है कि मजीद एविडेंस कलेक्ट करके लेकर आइए। तो लंदन पोजीशन लीगल ये है कि ही स्टिल नॉट। रज़ाउन साहब, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस वक्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीएसपी ज्वाइन की, या पहले मुस्तफा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो चीख के कहते रहे कि मेरे पास बड़े शवाहिद है, मुझसे कोई पूछ ले। फिर बाद में कई इंटरव्यूज में मैंने पूछा, उन्होंने कहा मुझसे कभी कोई सवाल भी नहीं करता कि क्या मामला हुआ था, क्या बातें थी। इज दैट करेक्ट कि कभी किसी ने पूछा भी नहीं है कि मामला जो आप लोग बातें बता रहे थे कि उसमें था क्या, जहां से कोई सबूत मिले? देखिए असल में तो इंटेंट, ये तो सारी बातें सर्कमस्टेंशियल है ना, जो मुस्तफा कमाल साहब ने की वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो सरफराज मर्चेंट साहब ने दिया वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उस डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ है। इसी तरीके से एमकेएम के पास बहुत कुछ है। एमकेएम के फारूक नसीम साहब, जिनका नाम लिया जा रहा है, वफाकी वजीर हैं, वो इस वक्त अंडर ओथ हैं एज ए सेनेटर भी, और अंडर ओथ हैं एज ए फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर भी, टू पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए, और पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई काम है तो उसके लिए आगे आने के लिए। तो जो कुछ उनको मालूम होगा, जो सबूत शवाहिद उनके पास होंगे, वो तो बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन मैं यहाँ फिर एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि देखिए थोड़ा सा देखिए मेरी तो कोई हमदर्दी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो पीएसपी में चला गया, एमकेएम मैंने छोड़ दी। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब की इससे पहली वाली जो गिरफ्तारी है ना फरिया, उस पर भी कराची में कुछ नहीं हुआ था। सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए शायद दुकानें बंद हुई थी, उसके बाद शहर में सारा शहर खुल गया था, देयर वाज नो वायलेंस। तो जो फैक्ट है वो ये भी है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप अपने मुल्क के अंदर 4 केसेस चल रहे हैं अल्ताफ साहब के ऊपर, एफआईआर बड़ी कटी हुई हैं। एक इमरान फारूक के मर्डर की है, मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से केकेएफ वगैरह की जो इन्वेस्टिगेशन एफआईए कर रही है, उसमें सरफराज मर्चेंट साहब ही की एक एफआईआर, इसका नंबर 05/2007 है, सॉरी 2017 है, जो वहाँ कटी हुई है, जो उस पर काम हो रहा है। इसी तरीके से वहाँ पे मजीद केसेस हैं इंसाइटमेंट के 22 अगस्त के हवाले से और दीगर। तो आप अपने मुल्क के अंदर जब तक के जहाँ पे एक्चुअल जो क्राइम सीन है, क्राइम सीन लंदन तो नहीं है ना, क्राइम सीन तो पाकिस्तान है, कराची शहर है, उस क्राइम सीन वहाँ पे कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन नहीं होती है। तो आई डोंट थिंक हमें बहुत ज्यादा होपफुल, हाँ न्यूज के हद तक तो ठीक है, पॉलिटिकली एक आदमी, हर एक आदमी आके भड़कियां मार ले टीवी के ऊपर के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उस दिन उस घंटे तक तो ठीक रहता है। लेकिन हमने हर बार ये देखा है कि 24 घंटे बाद वो सारा का सारा मामला इसलिए झाग की तरफ बैठ जाता है क्योंकि बैकिंग विद एविडेंस नहीं है, रीजनेबल ग्राउंड्स यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किए जाते। यही बात कल जो बात आपने कही है, यही बात कल जनरल अहमद शोएब ने भी कही थी कि थोड़ा सा क्योंकि ये लगता नहीं है कि मामला आगे तक जाए।
थोड़ा सा मैं आपसे ऐड कर दूं, देखिए हमें अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए अल्ताफ हुसैन साहब को। और ये जो हमारा बहुत ही एक बिल्कुल हमारा एक स्टेटमेंट होता है ना कि जी अल्ताफ हुसैन साहब के नाम से कोई निकला नहीं और आया नहीं, तो ये जो एमक्यूएम सारी की सारी अब तक सरवाइव कर रही है, ये एमक्यूएम इस वक्त उनके मौजूदा लीडरान की क्रेडिबिलिटी उनके नाम पर सरवाइव नहीं कर रहे। एक लीडर ऐसा नहीं है एमक्यूएम में इस वक्त कि उसके नाम पर या उसकी क्रेडिबिलिटी पर ये एमक्यूएम सरवाइव कर सके। तो जो कुछ भी वहाँ पे सिंपैथीज हैं या वोट पड़ रहा है या वहाँ पे लोगों की इंक्लिनेशन है, वहाँ पे लोगों का अगर कोई ताल्लुक है, तो वो इस बात को आप नजरअंदाज कतई ना करें, इतना इजी ना लें इसको, इतना वो ना लें कि वहाँ अल्ताफ हुसैन साहब के नाम से कुछ नहीं हो रहा होगा। नहीं, वो इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा एग्जर्ट होता है वहाँ पे। राइट हाफिज तारिक साहब, आप इस मामले के एक्सपर्ट भी हैं, सो एग्जैक्टली कराची में रहे भी हैं, सो एग्जैक्टली इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची में, ये जो इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं फैजान साहब, और क्या क्या डैमेज हुआ है अल्ताफ हुसैन की वजह से, और क्या हमने वो डैमेज को रिवर्स किया है? देखिए भैया, कराची के अंदर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जितना बड़ा खबर आई, और इससे पहले भी हुआ था जो रज़ा साहब ने मेंशन किया कि उसके बाद कराची में ऐसा नहीं हुआ कि बंदिश हो गई, ये सब कुछ हो गया, ग्रेजुअली ऐसा हो चुका था। और अब ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि कोई भी बड़ा से बड़ा इवेंट हो जाता है तो कराची उस तरीके से बंद नहीं होता। पहले तो आपको पता है एक हेलो की आवाज़ होती थी, इंस्ट्रक्शन होती थी, 100 बंदे मर जाया करते थे, दुकानें बंद हो जाती थी, कारोबार तबाह हो जाता था। तो अब कम अज़ कम कराची ऑपरेशन का ये क्रेडिट तो है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ पे मेंटेन है, वहाँ पे लोग जो है आज़ादाना कारोबार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि सियासी आज़ादी है। 2018 के इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे पहले नो गो एरियाज़ होते थे, कोई जा नहीं सकता था, वहाँ लोग गए, इलेक्शन कैंपेन्स चली हैं, पीपल्स पार्टी ने, जमात इस्लामी ने, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, खुद पीटीआई ने वहाँ पे जाके कैंपेन की, उनके कैंडिडेट खड़े हुए और फिर वो जीते हैं। वो कैसे जीते, उस पर क्या ऑब्जेक्शन है, वो एक अलग बहस है, लेकिन एक कराची का जो सियासी माहौल है वो खुला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब जो बात आ गई कि कल से जो कुछ मामला हुआ, अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी हुई और सब चीज़ें हुई, एक तो ये है कि हमारा मीडिया भी ना पेट भर के झूठ बोलता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमने, ऐसी ऐसी खबरें घड़ी, ऐसी ऐसी बातें बोली जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। कुछ टीवी चैनल्स ने जो है वो कमर बाजवा साहब के ऑडियो क्लिप को उठाया और साथ में ऐसा तासुर देने की कोशिश की जैसे उन्होंने ये कर दी। उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कही होगी, वो तमाम मुल्क दुश्मनों के लिए बात कर रहे होंगे, वो क्लिप चलाते रहे और साथ में अल्ताफ हुसैन की खबर चलाते रहे और कहते रहे कि जनाब बाजवा साहब ने तो ये बात बहुत पहले कह दी थी। फिर कुछ टीवी चैनल्स ने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन टीमें तश्कील दे दी, ठीक, और कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन टीमें एफआईए ने बना ली है और वो जाएंगी जाके अल्ताफ हुसैन साहब से जो है तफ्तीश करेंगी। तो ये तो हमारा सिनेरियो एक्चुअल में यही हुआ, नोटिस नहीं मिलता, वो आप लोग को मिलता। वो अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल रजा साहब ने बात दुरुस्त की है। देखें, डॉक्टर इमरान फारूक केस सबसे ज्यादा खराब किया पीपल्स पार्टी ने। 2008 से 2013 तक रहमान मलिक साहब चीज़ों को छुपाते रहे। 2013 के इलेक्शन से पहली मरतबा DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने ये डॉक्यूमेंट्स जो थे, कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जो MKM के हवाले से थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ शेयर किए। राइट। उसके बाद जो है क्या होता रहा कि आपने इतना डिले किया कि काशिफ और जो दूसरा था मोहसिन, उसमें से एक बंदा मर जाता है, उसको बाद में आप वो करके लेके आते हैं। सारा केस आपने ख़राब कर दिया डॉक्टर इमरान फारूक। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, जितने लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं MQM के, जितनी लीडरशिप को कि जनाब आप मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, एक आदमी भी ऐसा नहीं है, 3-4 अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर कह रहे हैं, बाकी सब लोगों को गवाहन की फहरिस्त में डाला है क्योंकि वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे रहे थे, तो लिहाजा उनके ऊपर भी कुछ नहीं होने जा रहा। हम क्या कर रहे हैं, हम अल्ताफ हुसैन साहब ने लोगों से जाली हलफनामे लेके वहां पे दाखिल करवाए थे कि ये लोग हमें पैसे देते थे। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डिनाइल करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने वो पैसे इनको नहीं दिए थे और ये था और वो था। अब आप आ जाएं 22 अगस्त की तकरीर के ऊपर, अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी के ऊपर। कल का प्रेस रिलीज़ उठा के देख लें जो लंदन मेट्रो पुलिस ने जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा कि ये अगस्त 2017 की एक तकरीर के हवाले से इन्वेस्टिगेशन है और इनकी दीगर तकारीर के हवाले से भी जो शिकायत है उसका हम जायज़ा ले रहे हैं और उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं। वही हुआ जो रज़ा साहब कह रहे हैं कि आज उन्होंने कह दिया कि जी आपके हमारे पास अभी शवाहिद नहीं है। आज एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाएगा। नतीजा ये है कि हम लोग सिर्फ टेलीविज़न शोज़ करते हैं, शोर मचाते हैं, बयानात देते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करते हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं और हम ऐसे लोग जो मुल्क दुश्मन है उनके खिलाफ कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ना हम लीगल फ्रंट पे कुछ कर रहे होते हैं, ना हम डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर कुछ कर रहे होते हैं। आज के दिन पे मेरी शहजाद अकबर साहब जो एहतिसाब
کو ڈیل کر رہے ہیں اور ساری کر رہے ہیں. میری کچھ دن پہلے ان کے ساتھ بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اگر آج کے دن ہم ساری ڈاکومنٹیشن پوری کر دیں تو بھی 2 سے 3 سال سے پہلے الطاف حسین نہیں آ سکتے. تو 2022-2023 سے پہلے الطاف حسین اس ملک میں آ ہی نہیں سکتے. آج نہیں, وہ وبال نہیں لینا چاہتے, وہ وبال نہیں لینا چاہتے. اور جو دوسری بات انہوں نے کہی ہے رضا صاحب نے کہ جناب آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, وہ اس وجہ سے کہی ہے کہ ایک گیپ کریٹ ہو رہا ہے الطاف حسین کی ایبسنس کے اندر. اب ان کی تقریریں نہیں آ رہی, ان کے بیانات نہیں آ رہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان کی تقریریں سنیں, ہم تو سنتے ہیں ان کی چیزیں. جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی بھی سنے ناقابل برداشت ہے. جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں, جو آرم فورسز کے خلاف کہہ رہے ہیں, جو پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو رہی اس طریقے سے ماسز کے اندر. وہ ایک ڈسٹینس جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. یہ ڈسٹینس بڑھتا رہے گا, الطاف حسین کا چیپٹر جو ہے وہ آٹومیٹکلی مائنس ہوتا رہے گا. لیکن اگر کراچی کے اندر لوگوں کی حق تلفی ہوتی رہے گی, کراچی کے لوگوں کو ان کے جائز حقوق نہیں ملیں گے, ان کے لوگوں کو ان کا مینڈیٹ نہیں ملے گا, ان کے حقوق غصب کیے جائیں گے, کراچی کے انفراسٹرکچر میں کراچی کے رہنے والوں کی حق تلفی کی جاتی رہے گی, تو اس کا ایک ہی بینیفیشری ہوگا اور اس کا نام الطاف حسین ہے, کیونکہ وہ ان ساری چیزوں کو ایکسپلائٹ کرے. اوکے, دس از اے ویری اسکیری سیناریو جو بتایا ہے ابھی. رضا ہارون صاحب نے پہلے بات کی, حافظ صاحب نے اس کو انڈورس کیا. بریگیڈیئر صاحب آپ کا کامنٹس میں لوں گی, مگر ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. بریگیڈیئر حارث, یہ معاملہ یقیناً کراچی آپریشن کی بہت سکسیس ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل ویکیوم کا ذکر ہو رہا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ اور الطاف حسین کنسیڈرنگ کہ وہ ایک کرمنل ہے, پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا خون ان کے ہاتھ پر ہے اور بہت سارے معاملات ہیں, تو پاکستان کیوں نہیں انٹرسٹڈ ایکشن لینے کے لیے؟ دیکھیں فریہ, میں جو حافظ طارق صاحب نے بات کی کافی حد تک ان سے متفق ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں اتنی رینجرز نے اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اتنا کام کیا ہے یہاں پر پرٹیکولرلی کراچی کے اندر کہ ان کا نیٹ ورک ختم کیا ہے. اس کے بعد بہت سے جو ان کے سیکٹر کمانڈر جو ملیٹنٹ ونگ سے وہ ختم کیے ہیں, اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ باقی پارٹیوں میں ملیٹنٹ ونگ تقریباً ختم ہو گئی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا ایم کیو ایم تھی یا اس کے بعد اور دوسری پارٹی ہے اے این پی, سب کے ختم ہو گئے. اوور آل اس کا افیکٹ ہوا, تو یہ بڑا ایڈوانٹیج بھی ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس سٹیج کے اوپر آ کے یہاں پر مجھے اب آج کی انٹیریئر منسٹری اسٹیٹمنٹ کے آئی ڈونٹ ایگری. دیکھیں کیسے آپ کا تعلق نہیں ہے, پاکستان میں اس نے آفینس کیے ہوئے ہیں, پاکستان میں مرڈر کیے ہوئے ہیں, عمران فاروق کو مرڈر کیا ہوا ہے, ہیٹ سپیچ کی ہوئی ہیں, پاکستان کی فوج کو, پاکستان حکومت کو, پاکستان کو, سب کو انہوں نے برا بھلا کہا ہے. اور یہ بہت ہی, یہ ہم جو محسن داوڑ اور علی وزیر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ہی ہیز کراسڈ آل دا لمٹس. اینڈ دین ہی اوپنلی سے انوائٹ انڈیا کو کہا کہ جی آپ آئیں یہاں پر, انڈین فورسز آئیں اور ان کو راک انوائٹ کر رہے ہیں. ایسی باتیں کرنا تو ویری سیریس اوفینس. اور اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ پراپر طریقے سے جو انکوائری کی ہوئی ہے, آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہے, ساری ہیٹ سپیچ ہے, جو آپ نے یہاں الطاف حسین کے اوفینسز وہ ہیں, یہ پورا ڈوزیئر لے کے دے شوڈ ہیو بریفڈ. آئی ایم شیور کہ یہ اسی بیس پر ہوا ہوگا کہ یہاں سے یہ ڈوزیئر گیا بھی ہوگا, بٹ اٹ نیڈز فالو اپ کہ اس کو فالو اپ کیا کرنا ہے. آئی تھنک عمران فاروق کے کیس میں اس لیے پاکستان کو نہیں دیتے کہ یہاں پر وہ ڈیتھ پینلٹی ہے, وہاں نہیں ہے, مے بی دیٹ از دا ریزن کہ وہ نہیں دیتے ہیں. بٹ دے 101 ریزن. اس وقت گورنمنٹ بھی مستحکم ہے, ان کی عمران خان بھی کافی اسٹرانگ ہو گئے ہیں اور ان کی بات بھی سنی جاتی ہے. اس لحاظ سے پاکستان کو ایکسٹرا سٹیپ لینا چاہیے. ادروائز یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ فار دا ٹائمنگ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں ان کے لوگ جو کہ کرمنلز ہیں, ناٹ آل. باقی دیکھیں 95% ہمارے جو بھائی ہیں ایم کیو ایم میں جتنے ہیں سب پاکستانی محب وطن, اینڈ دے آر لائک اس, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بالکل کلیئر اینڈ ایجوکیٹڈ. ان کو جو بھی ان کے حقوق ہیں ملنے چاہیے, ان کی جابز اپرچونٹیز جو ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی ہیز ٹو انشور کہ چیزوں میں ان کو آگے جیسے پہلے ہوتا تھا وہ ہونا چاہیے. یہ چیزوں میں ڈپریس نہیں ہونا چاہیے. سینس آف ڈپریویشن ہوگی تو وہ کہیں نہ کہیں بلاسٹ ہوگا, باہر نکل آئے گا. اس کے ساتھ یہ ایک بہت ضروری ہے جو کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس طرح پکڑنا اور پھر چھوڑ دینا, سیسا کی گیم کرنا, یہ ایڈوائزبل نہیں ہے. وی نو کہ ان کے پیچھے کون کون ہے. را سپورٹ کر رہی ہے, موساد سپورٹ کر رہی ہے. بٹ صاحب نے سوال اٹھایا وہ یہ کہ ہم برطانیہ پہ کیوں
इंतज़ार कर रहे हैं कि बरतानिया कुछ करे, असल तो सीन ऑफ क्राइम पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान में उनको जाहिर है कि वो तो एफआईआर तो हो ही नहीं है। इमरान फारूक साहब के कत्ल केस के ताने बाने यहाँ से मिलते हैं, एब्सोल्युटली मिलते हैं। इशू ये है कि वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं करते। बात तो ये कि सारी एविडेंस है, एफआईआर कटी हुई है, इंक्वायरी हुई है, एविडेंस मौजूद है, विजुअल जो वीडियोज हैं वो भी सारी मौजूद है। द प्रॉब्लम इज द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, और उनके पीछे कौन सपोर्ट है, वो भी चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर लें, चाहे इमरान खान फारूक के मर्डर की बात कर लें, पूरे उनके पास सबूत हैं, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट नहीं करते। यहाँ हमें अपनी वीकनेस नहीं शो करनी चाहिए। वी हैव टू बी वेरी ऑफेंसिव, और ख़ासतौर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम है ये कि वो उनका काम है कि वो वहाँ पर जाएं, उनसे बात करें, ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री में बात करें, और ताकि इनको एक्सट्रैक्ट किया जाए। अदरवाइज जो ये स्पीच करते हैं ये बहुत ही मुश्किल सुनना और तकलीफ दे हर मुहब्बत वतन पाकिस्तानी के। बिल्कुल रज़ा हारून साहब भी बात ठीक करें, हाफिज़ तारिक साहब की बात करें, और मेरी भी ये फीलिंग, और आई एम श्योर कि आपकी भी होंगी, इसलिए, और वो उसी तरफ खुले फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं तो स्टॉप लगना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू टेक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। ये चाहे ब्रिटिश जाए, ये एक टेस्ट केस होना चाहिए। अगर इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, इनको वापस ले आते हैं, या वहाँ अरेस्ट करके मुकदमा होता है, उनको सजा हो जाती है, इट विल कीप सो मेनी बर्ड्स विद वन स्टोन। ये हमें सोचने की बात है, और इसके लिए सबको मिलकर ज़रूरत है करने आगे चलने की। राइट, तबरेज़ और नुमाइंदा अब तक लंदन से हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस तबरेज़। कल हमने आपसे बात की थी गिरफ्तारी के हवाले से, आज रहा कर दिया गया अल्ताफ हुसैन को, क्या वजूहात थी, क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल, बानी MQM को यहाँ सवक पुलिस स्टेशन से पुलिस बेल पर रिहा कर दिया गया है, और इनको 6 वीक की बेल दी गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि कल इनको इनके घर से सेक्शन 44 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन पर हेट स्पीच के इल्ज़ामात थे, और कल इनके घर और ऑफिस में भी पुलिस ने तलाशी ली और छानबीन की, और वहाँ पर हेट स्पीच के मुतल्लिका रिकॉर्ड को कब्जे में लिया और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया। मैं आपको बताता चलूं कि जब कल हमारी बात हुई हमारे ज़राए से, तो उनका ये कहना था कि काफ़ी स्ट्रांग केस है, चूँकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ ने भी स्कॉटलैंड यार्ड के साथ तावन किया है और इन्हें काफ़ी सबूत मुहैया किए हैं, तो यही समझा जा रहा था कि इनको चार्ज कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि कल जब इनका प्राइमरी इंटरव्यू हुआ, तो उस वक्त इनसे नाम, इनका एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ पूछी गई थी। उसके अलावा इन्होंने नो कमेंट्स पर इत्तफाक किया, और उसके बाद जब रात को दोबारा से इनका इंटरव्यू किया गया, तो उस वक्त इनके लीगल एडवाइजर भी इनके साथ मौजूद थे, और उसके बाद इन्होंने सीने में पेन का भी जिक्र किया, जिसके बाद इंटरव्यू को रोकना पड़ा। और सुबह दोबारा जब इंटरव्यू किया गया, तो उस वक्त 24 आवर गुजर चुके थे। फिर पुलिस को पुलिस सुपरिटेंडेंट से मजीद 12 घंटे का वक्त लेना पड़ा, और उसके बाद जब दोबारा इंटरव्यू किया गया, तो फिर भी इनके वकील इनके साथ मौजूद थे, और इन्होंने नो कमेंट पर ही जाना बेहतर समझा। और इनको यह भी बताया गया था कि अगर आप नो कमेंट्स करते हैं तो हो सकता है कि ये बात आपके खिलाफ जाए, लेकिन उन्होंने अपने वकील की बात मानते हुए नो कमेंट्स पर गए। तो जब ये इंटरव्यू कंप्लीट हुआ यहाँ पर, तो पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और कस्टडी ऑफिसर हैं, उन्होंने सारे अवेलेबल जो सबूत थे वो क्राउन प्रोसिक्यूशन के सामने रखे। तो क्राउन प्रोसिक्यूशन ने जब उनको एग्जामिन किया, उनको देखा परखा, तो उन्होंने ये फैसला किया कि ये इनको इस सेक्शन के तहत चार्ज करने के लिए इनफ नहीं है, इसलिए मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम दरकार था। तो इसलिए इनको यहाँ पर जो है वो बेल दी गई है। और मैं ये भी बात आपको बताता चलूँ कि जब हमारी बात यहाँ पर हुई, जो हमारे इंटरनल ज़राए हैं उनके मुताबिक, तो उन्होंने ये हमें बताया कि चूंकि ये केस बड़ा पुराना है, तो इसकी वजह से इनको ये भी रिलीफ मिला है कि उसके पीछे जो प्रोसिक्यूशन है वो जांच और पड़ताल करना चाहती है, क्या यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा जुडिशरी को काम तो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उन्होंने ये समझा कि इसके अलावा अगर कोई मजीद एविडेंस पुलिस के पास है या वो इकट्ठी कर सकते हैं, तो उसके बाद ही इनके केस ड्रॉप करने या चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। लेकिन
लेकिन मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि ये जो 6 वीक की बेल है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, और इस दौरान जो बानी MQM है उनको पुलिस के साथ ताआवन करना होगा। और अगर ये जो 6 वीक का टाइम है इसमें पुलिस को अगर मजीद सबूत मिल जाते हैं तो वो पेपर पर भी इनको चार्ज कर सकते हैं, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो आते हैं जब जो इन्होंने डेट दी है उनको 6 वीक के बाद, तो उनके Right, Thomas. So it looks like for the time being heat off है अल्ताफ हुसैन पर से बरतानिया में. I'll come to you रज़ा हारून साहब. लेकिन बरतानवी सिस्टम का आपने जिक्र किया, वहाँ पर ये भी एक फैक्ट है कि अगर एक दफा रजिस्टर हो जाता है किसी का नाम तो फिर उसका पीछा छोड़ते नहीं है, चाहे सजा मिल भी चुकी हो, जा भी चुकी है, कोई भी वजह हो, इट ऑलवेज कम्स बैक इन देयर रिकॉर्ड. तो ये भी क्या हम कह सकते हैं कि उनको इतने कंप्लेंट्स के बावजूद अभी तक कोई उसको ज्यादा नोट नहीं कर रहे या उनकी ऑब्जर्वेशन में नहीं है? नहीं फरिया, ये तो हो नहीं सकता कि उनकी ऑब्जर्वेशन में ना हो. मशकूक एक्टिविटीज हैं, फिर हजारों कंप्लेंट्स हैं. किसी एक कंप्लेन को तो उन्होंने यकीनन सीरियस लेके अरेस्ट भी किया. अरेस्ट हो जाना भी यहाँ पे एक बड़ा स्टेप है. कहीं हैविंग सेड दैट हम जो सारी बातें कर रहे हैं, ऐसा अरेस्ट ऐसे नहीं कर लेते. वो अरेस्ट भी उनके पास इतने ग्राउंड्स थे कि अरेस्ट कर लिए, इतने नहीं थे कि चार्ज कर लेते. लेकिन ये भी बहुत मोरली, पॉलिटिकली और मैं कहता हूँ लीगली भी उनकी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान बात होनी चाहिए कि वो अरेस्ट हुए. ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है अरेस्ट होकर के जमानत पर बाहर आ जाना. ये भी मैं समझता हूँ बड़ी बात है. हैविंग सेड दैट, देखिए आपने एजाज शाह साहब की बात करी, उनको चाहिए कि वो अपनी मिनिस्ट्री में बैठे जाकर. FIA की 2 FIRs का मैंने जिक्र किया. ये जो 2 FIR है ना डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर की, FIA ने काटी है. ये कोई किसी थाने की FIR नहीं है. इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग वाली FIR है वो FIA की है. FIA एजाज शाह साहब के अंडर आता है. तो जो केसेस उनके पास खुले हुए हैं उसमें उनका ये कह देना कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है. स्टेट का एक वो जिम्मेदार जिसके नीचे FIA हो, वो अपनी 2 FIRs को, इसका मतलब है ये सीरियस नहीं है. ये सीरियस नहीं है. इसको इन्होंने कल पूरा दिन इस पूरे सिनेरियो के बाद भी इन्होंने कोई एफर्ट नहीं ली, इन्होंने कोई प्रोएक्टिव स्टेप नहीं लिया कि फौरी तौर पे कांटेक्ट करते ये बैठ गए सारे कि जी अब जो कुछ होगा वही होगा, हमने तो कुछ नहीं करना, ये तो सारा का सारा आसरा मेरे आसरे पे रहना, मैंने सब कुछ करना. नंबर 1 बात. ये नंबर 2 बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हाफिज तारिक साहब ने की, लेकिन इसको समझने की जरूरत है. क्रेडिट भी लेने की कोशिश की, जैसा कि हाफिज तारिक साहब बता रहे हैं, क्रेडिट देने की भी कोशिश की गई. वो तो भी मैं कुछ कहना नहीं चाहता. बड़े बड़े लोग क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं बहुत सी बातों की. अच्छा रजा भाई, चले एक बात बता दें कि एजाज शाह साहब मिलते रहे अल्ताफ हुसैन साहब से और उनका ताल्लुक रहा है अल्ताफ हुसैन साहब से, ये तो बता दें. इतना खतरनाक सवाल पूछ लिया हाफिज तारिक साहब ने. अल्ताफ हुसैन से तो इस मुल्क के पाकिस्तान के सदर और वजीर आज़म मिलते रहे. हाफिज भाई आप एजाज शाह को परेशान हो रहे हो यार. लेकिन साहब इस वक्त जिनकी हुकूमत है PTI की, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो कभी भी पॉजिटिव नहीं रहे हैं अल्ताफ हुसैन के हवाले से. 2007 से पीछे पड़े हुए उनके बरतानिया में भी जाकर. तो इस हुकूमत से तो हमें कोई और उम्मीद होनी चाहिए. पर यह ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब की 2 दफा बात हुई है. एक दफा तो ओपनली इसकी खबर भी लगी है. फिर जब धरने में आपको याद होगा जब वो हमला हो गया था, पुलिस के सब कुछ हो गया था, रात में कॉल पे कांटेक्ट हुआ. नेक्स्ट डे मॉर्निंग शामूद साहब ने लंदन सेक्रेटरीट बात की. 2014 इमरान खान साहब की बात हुई. ये तो न्यूज रात को कम्युनिकेशन हुई है दोनों पार्टियों के दरमियान. मैं उसका चूंकि विटनेस हूँ इसलिए मुझे पता है. और उस कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग शामूद कुरैशी साहब का फोन आया. उसकी खबर लगी है ना. शामूद कुरैशी साहब धरने के नेक्स्ट डे फोन, जब ये हमला हो गया था PT हुआ था, नेक्स्ट डे की बात आपसे कर रहा हूँ. देखें जो बात हाफिज तारिक साहब ने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अल्ताफ हुसैन साहब को अब छोड़ दें, वो जो होना है उनका हो जाएगा, जो मुकदमाते हो जाएंगे. ही इज बेसिकली एट द मोमेंट प्रैक्टिकली, प्रोएक्टिवली, रिएक्टिवली इररिलेवेंट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर. जो रेलेवेंट बात है वो ये है कि कराची अजीब शहर होता चला जा रहा है. कराची का कोई वाली वारिस नहीं है. कराची के अंदर इस वक्त जो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि यहाँ विफाकी हुकूमत जो पार्टी कर रही है उसके 14 MNA हैं, जो मकामी हुकूमत इसका मेयर है उसके 4 MNA हैं, जो पीपल्स पार्टी है जिसकी सूबाई हुकूमत है जिसका दारुल हुकूमत उसके 3 MNA. यानी इस शहर के जितने नुमाइंदे हैं वो विफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों से ताल्लुक रखते हैं. उस पर इस शहर से कचरा नहीं उठता. तो ये वो ग्रीवांसेस हैं, ये वो जो इस शहर की शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो सर्विसेज की नॉन प्रोविजन है, ये है वो जिसके ऊपर अल्ताफ हुसैन
अपनी पार्टी बनाकर बैठे हुए थे जिसके ऊपर अल्ताफ हुसैन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। अगर आज इतना कुछ होने के बाद आपने ऑपरेशन तो कामयाब कर लिया, अब जब इस शहर की आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे, इस शहर की रिहेबिलिटेशन नहीं करेंगे, इस शहर के अंदर लोगों को आप रोजगार मईशत के हवाले से उनकी तालीम, सेहत, उनके घर के पास बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताएं कि ये लोग कहाँ जाएंगे। तो कराची को आप इस हवाले से तो बहुत ज्यादा वो कि जी एक खबर आ गई अब कराची का सारा होगा, लेकिन कराची का जो मेन अगर इस मुल्क के अंदर आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना है, मैं समझता हूँ सब भूल जाएं आप, तो आपको चार्टर ऑफ कराची करना चाहिए। इस कराची को आप बनाएंगे नहीं, इस कराची को आप उठाएंगे नहीं, इस कराची को आप सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं चलेगा। ये आपका माशी हब है, ये आपका इंजन है इस शहर के। तो ये इसकी ग्रीवांसेस को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। एक और मैं आपको सिर्फ इस शहर के हवाले से बता दूं, हाफिज तारिक भाई के लिए भी, देखिए इस शहर से प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ है, इस शहर से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुंतखब हुए हैं, गवर्नर इस शहर से एमपी बने थे, फिर गवर्नर बने, इस शहर का मेयर है, वजीर आला शहर में रहता है, इस शहर से दो वज़रा वफाकी तहरीक इंसाफ के हैं और 2 वफाकी वज़रा इनके हैं, फिर इस शहर में पानी नहीं है, फिर इस शहर से कचरा नहीं उठता। देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो कराची के अंदर एब्सोल्युटली स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ओके, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। देन हाफिज साहब आपसे ये पूछेंगे जो गार्डियन की स्टोरी में अहम बात लिखी हुई है और लोगों से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसके हवाले से, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। जो कराची के हवाले से ग्रीवेंसेस का कराची पैकेज दिया गया, फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमारा काम था, फाटा को भी दिया लेकिन उधर भी दिया 45 बिलियन। तो एक इंटरेस्ट तो दिखाया है कराची के लिए। देखिए, इंटरेस्ट तो उनको दिखाना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो मैं आपके प्रोग्राम में ये बता दूं कि एमकेएम हुकूमत से निकल जाएगी। एमकेएम हुकूमत से निकल जाएगी। एमकेएम ने इमरान खान साहब को क्लियर कट कह दिया है कि अगर आपने हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, स्पेशली उसमें कराची पैकेज से रिलेटेड है और उनके साथ चलना मुश्किल होगा। और ये बात जो है वो बजट से पहले कही गई है। तो खान साहब ने स्पेशली जो है वो इसके ऊपर थे कि जी कराची के जो पैकेजेस है उसके फंड्स रिलीज़ किए जाएँ, और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब उस हवाले से कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा हो रहा है कि हालात जो है ना वो संगीन है। और एमकेएम इस पोजीशन में नहीं है कि बहुत अरसे तक जो है वो 2 विफाकी वजीर, जिसमें से एक उनका कोटे पे वजीर भी नहीं है। एमकेएम के कोटे पे सिर्फ एक वजीर है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जो कि उन्होंने खुद कहा है कि फरूक नसीम साहब को इमरान खान साहब ने अपनी ख्वाहिश पे लिया, एमकेएम के कोटे पे नहीं है वो। तो एमकेएम एक वजारत के पीछे इतना बड़ा बैगेज कब तक उठाएगी, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात ये हुई कि 45 बिलियन रुपीज़ इमरान खान साहब ने दिए हैं, और कल जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी उसमें किसी ने कहा ये कम पैसे हैं, तो खान साहब को थोड़ा सा बुरा भी लगा। उन्होंने कहा कि बनी गाला चले जाओ और दरख्त लगा हुआ है वहाँ से पैसे तोड़ लो, यानी उनका इशारा ये था कि भाई पैसों की जो है कितनी शॉर्टेज है। जो बात वो थी ना अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, मैं एक ये बताना चाहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन और आवाम के दरमियान जो रिश्ता है ना वो 3 बुनियादों पर कायम था, मोहब्बत, खौफ और मफाद। हुआ ये है कि जो अल्ताफ हुसैन का खौफ था ना वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने तोड़ दिया। ठीक, अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के खौफ की वजह से लोग दूर होकर अल्ताफ हुसैन से दूसरी तरफ चले गए। अब ये जो गैप क्रिएट हुआ है, इस गैप को सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी और गुड गवर्नेंस जो है वो फुलफिल कर सकती है। डायरेक्टली रिस्पांसिबल तो पीटीआई होगी, वो पीटीआई इस वजह से होगी कि फेडरल, क्योंकि देखें ना एमकेएम पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोल रही है, और अगर कल वो हुकूमत से निकल के अलहदा हो जाते हैं तो सारा जो बार है वो पीटीआई के ऊपर हो जाएगा। और एक और बात ये कि एमकेएम ने 4 नशिस्तें हासिल की हैं कौमी असेंबली की। एमकेएम के पास मार्जिन है 4 से 8 पे जाने का, 8 से 10 पे जाने का। पीटीआई ने एक्सट्रीम मैंडेट हासिल किया है कराची का, 14 नशिस्तें। अब पीटीआई की जो सूरत हाल हो रही है उसमें उनका मैंडेट मुझे ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहा, मुझे नीचे आते हुए नजर आ रहा है। तो ये पॉलिटिकल जो वैक्यूम पैदा हो रहा है इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एमकेएम होगी, अगर एमकेएम ने अपने कार्ड सही तरीके से खेले, अपने सिस्टम को ठीक किया, और जो लोकल बॉडीज का सिस्टम है उसके अंदर जो भी चीज उनके पास हासिल है उसकी डिलीवरी दी। रज़ा हारून साहब मौजूदा ने पीएसपी का जिक्र ही कहीं नहीं किया। आई कम टू यू ब्रिगेडियर हारिस। पीएसपी के साथ तो ज्यादती हो गई। पीएसपी जो है ना को बहुत कोशिश की गई। पीएसपी में बहुत अच्छे लोग हैं, रज़ा हारून जैसे लोग हैं। मेरी तो जाती ख्वाहिश ये है कि रज़ा हारून उसके सरबराह होते, मैं तो इनको भी कह चुका हूँ कई दफा। ये मैं भी कह देती ये लेकिन पीएसपी को
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ऑक्सीजन दी गई उससे पीएसपी को नुकसान हो गया, और पीएसपी की एक्सेप्टेंस जो है ना वो लोगों में नहीं हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो रिप्लेसमेंट करने वाले, लेट मी गो टू ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, इन दी एंड हर मसले का हल लगता है पॉलिटिकल पावर्स के पास ही होता है। कराची का हल भी पॉलिटिकल पावर्स के पास ही है। ये देखें, इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई वांट टू टेक क्रेडिट डेवलपमेंट ऑफ कराची के लिए, इसीलिए वो एमक्यूएम को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं अगला वोट बैंक भी हम और गेन करें, जबकि तारिक साहब ने बताया बात भी ठीक है कि मैक्सिमम वो हाई लेवल पे चले गए हैं पीटीआई नेचुरली। और उससे पहले देखें, जब इल्ताफ़ हुसैन थे तो पूरा कराची उनका होल्ड था, उनको जॉब भी मिल रही थी, उनका कंट्रोल था, लोग डरते थे, फाइनेंशियली भी बेहतर थे, सोशो इकनॉमिक भी उनकी कंडीशन बेहतर थी। 15 साल उन्होंने ये किया है। अब सडनली सब कुछ कोलैप्स हो गया है, कब तक वो वेट करेंगे? तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कराची में लोगों को काम दें, डेवलप करें, उनके मसाइल हल करें। यंग बच्चे जो पहले स्नैचिंग ये काम करते थे, नाउ दे आर एजुकेटेड, उनको सोशो इकनॉमिक कंडीशंस के लिए उनको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। एक लड़का जो ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, जॉब नहीं मिल रही है, तो वो फिर क्या करेगा? डाके मारेगा। तो अगर जॉब देंगे तो वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल 30 सेकंड्स रह गए। राजा हारून साहब, आई गिव यू 10 सेकंड्स के बता दें, पीएसपी का कोई उम्मीद है नेक्स्ट इलेक्शन में कि नहीं? मैं समझता हूँ कराची की उम्मीद होनी चाहिए। जिसको भी कराची को सर्व कर सकता है उसको कराची के लिए वोट दें। कराची गांव गोट नहीं है, कराची मफतुआ इलाका नहीं है, कराची पे किसी का कब्जा नहीं है, कराची में कोई काबिज नहीं है। कराची की सर्विस करें, मोहब्बत करें, जो करे कराची वाले उसको जिताएं। राइट, ओके, एंड ऑन दिस नोट वी विल रैप इट अप। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कराची के हवाले से भी कई दफा बात की है कि मसला यही है जो वैक्यूम का जिक्र करें। और इंटरेस्टिंगली फाटा में भी हमने यही कहा था, जो कि आप खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, कि पॉलिटिकल वैक्यूम जब आप क्रिएट कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो फिर उसमें कोई भी फोर्स आ सकती है। इसलिए पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रहनी चाहिए, और उस एक्टिविटी का मतलब होना चाहिए कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।